धन्यवाद जयंत अहमद। और माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और जो इस माननीय सदन में वर्ष 2024 का बजट प्रस्तुत हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में बोलना चाहता हूं। मैं पिछले वर्ष का भी बजट पढ़ रहा था और इस वर्ष का भी बजट की किताब मैंने पढ़ी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से मैंने सुनी भी। तो मुझे ये लगा कि जो गत वर्ष का बजट है और जो इस वर्ष का बजट है, इसमें कोई बहुत मूल चूक परिवर्तन नहीं है। जो बातें आज से गत वर्ष कही गई थी, उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके यहां पर प्रस्तुत किया गया है। परंतु चालाकी तो वहां पर चलती है जहां पर विपक्ष जो है जागरूक ना हो। क्या बोला? यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड के ज्ञाता जो हैं हमारे इस सदन के नेता और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। यहां पर कहा गया कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने वाली और इसको 7.1% की वृद्धि का जिक्र यहां पर हुआ है। प्रति व्यक्ति जो आय है उसका भी हवाला यहां पर दिया गया है कि उसमें भी बेशुमार वृद्धि होने वाली है और जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी इस वर्ष जो है वो अत्यधिक उसमें उछाल आने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गत वर्ष का जो बजट था वो व्यवस्था परिवर्तन का था और इस बार का जो ये बजट है, इस बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल का जिक्र किया गया और अपने आप को इतना बड़ा शूरवीर मान रहे हैं। इस त्रासदी में से हिमाचल प्रदेश को हम बाहर निकाल करके लाए। आज से लगभग 2 साल पहले पूरी दुनिया में एक त्रासदी आई थी। झुके नहीं थे, यह नहीं कहा था कि समाज में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कोरोना की त्रासदी में एक विश्वास बन करके खड़े हुए थे और उसी त्रासदी में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे श्री जयराम ठाकुर जी ने भी उन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिया था कि इस कोरोना दिखता नहीं है, पर मेरे हिमाचल प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए इन्होंने कहीं अपनी पीठ नहीं थपथपाई थी, पर लोगों के साथ खड़े रहे थे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे थे और लोगों का सहयोग करते रहे थे, पीपी किट उपलब्ध करवाते रहे थे। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि उस आपदा की स्थिति में जो बहुत सी संस्थाएं हैं, उनके जो संस्थाओं को चलाने वाले मुख्य लोग हैं, उनसे संपर्क किया। परंतु मैं देख रहा हूं यहां पर कहा जा रहा है कि इस आपदा में हमने ही सब कुछ किया। 4,500 करोड़ का बजट दे दिया हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा में। इस आपदा में 1,000 करोड़ रुपया तो मनरेगा का है, केंद्र सरकार का है। और श्री रणधीर शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था। देखो, इस बजट बुक में माननीय अध्यक्ष महोदय उन आंकड़ों का जिक्र ही नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि हमारा हक दिल्ली के पास है, वो हमें मिलना चाहिए। जो तुम्हारा हक है नहीं, उस हक के लिए तुम इस माननीय सदन में, यहां इस बजट बुक में गुमराह कर रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इसी सत्र में आज से 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि इस प्राकृतिक आपदा में भारत सरकार ने कितना पैसा दिया, तो मैं बैठे बैठे आंकड़ा लगा रहा था। ये लगभग 1500 करोड़ रुपया इससे भी ज्यादा 1700 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपने सैलरी में से 1 महीने का वेतनमान हमने भी दिया, आपने भी दिया, उसका जिक्र यहां पर कहीं नहीं हो रहा है, कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के द्वारा उसमें अपने आप को शूरवीर कहा जा रहा। हमने 1,30,000 से 7 लाख लोगों के खजाने में जिनके मकान गिर गए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी, वैसे ना यहां पर मुख्यमंत्री हैं, ना यहां पर सरकार के अधिकारी बैठे हैं, किसको बात सुनाएं, किसको बात बताएं? ओएसडी साहब, अच्छा ओएसडी बैठे हुए, अच्छी बात है, क्योंकि ये सरकार उन्हीं के सहारे चल रही है। चाहे वो दिल्ली की बात है, चंडीगढ़ की बात है, चाहे शिमला की बात है, और हमें भी अपना फरमान वहीं तक पहुंचाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि जो आपने आपदा के समय जो केंद्र सरकार ने ये लगभग 18,000, ये केंद्र सरकार ने 1,100 करोड़ रुपया एक बार दिया, लगभग 567 करोड़ रुपया एक बार दिया। वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास वो पैसा कहां पर है? प्राकृतिक आपदा में आपने कहां लगाया? हमारे यहां पर जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, और मैं अपने विधानसभा की बात करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर मुख्यमंत्री भी गए थे, उप मुख्यमंत्री भी गए थे, वहां पर आश्वासन देकर के आए, आज तक उनके खाते में कोई पैसा नहीं पहुंचा। आपने कहा था कि अगर आपके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आप कहीं पर रह रहे हैं, तो आपको हम 5,000 रुपया किराया देंगे और शहरों में 10,000 देंगे। मुझे इस माननीय सदन में जवाब दिया जाए, सूची दी जाए। और हमने उस समय धर्मशाला के सत्र में कहा था, मानसून सत्र शिमला में कहा था, जो टेंट लगाए गए थे अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बेईमानी हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया का दौरा वहां पर हो, और संवेदनशील तो हम हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी तुरंत जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए। श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों में भारी नुकसान हुआ था वहां दौरे पर गए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी गए। हमारे भूतल परिवहन मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए। हमारे इस तरफ के सम्माननीय विधायक जिनके विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ था, वो लोगों के घर द्वार पहुंच करके उनके साथ खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हुए। मैं तो यहां से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपका कौन सा नेता जो है हिमाचल प्रदेश के उन जिलों में दौरा करने के लिए गए? कहीं नहीं गए। ये संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता मैं कह सकता हूं। हां, संवेदनहीनता मैं इसलिए कह रहा हूं, जब वोटों की बात थी तब मंचों पर खड़ा होकर के ये कहा गया था, हमारी सरकार ले आओ और हिमाचल प्रदेश में कुछ हम अभूतपूर्व कर देंगे। अभूतपूर्व तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इतना जरूर कहना चाहता हूं, लोग इंतजार में हैं, और ये इंतजार मुझे पता नहीं कि कब खत्म होगा, इस 27 को होगा या कुछ महीने के 27 के बाद होगा, पर मुझे ये आभास हो रहा है कि ये व्यवस्था परिवर्तन कहीं सत्ता परिवर्तन के रूप में ना हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें सामने दिखना शुरू हो जाती हैं, आभास होना शुरू हो जाता है, और यहां पर गंभीरता नहीं है। अगर गंभीरता होती तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के नुकसान की भरपाई ये सरकार करती,
जो किसी भी सूरत में ना हिमाचल प्रदेश में हुआ, ना जिला कांगड़ा में हुआ, ना सुला विधानसभा क्षेत्र के बछवाई में हुआ, परमार नगर में हुआ, खड़ोठ में हुआ, थुरल में हुआ, कहीं पर भी उसकी भरपाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये सारी बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विक्रम जी एक किताब लाए थे, मैंने कहा मेरे हाथ में तो पकड़ा दो ये किताब। ये कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यहां पर ठीक है, आपने सुख आश्रय के नाम से बहुत सी योजनाएं शुरू, आपने 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जो है उपचार के लिए सुख आश्रय, विद्यार्थियों के लिए सुख आश्रय की योजना शुरू की। आपके अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको गुमराह कर रहे, और श्री जयराम ठाकुर जी ने भी इस प्रश्न को यहां पर उठाया है। यहां पर आश्वासन दिए जाते हैं, इस पवित्र विधानसभा में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हम चुने गए विधायक जो जनता की आवाज को यहां पर रखते हैं, यहां पर हंस करके टाल देते हैं और यहां से अधिकारी गलत सूचनाएं देते हैं। हमारा कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश जो निवर्तमान सरकार थी, उस सरकार ने आयुष्मान की तर्ज पर हिमकेयर कार्ड योजना शुरू की थी। जाते थे अस्पतालों में, इलाज होता था। इस विधानसभा में 3 सत्रों में यहां पर इस सरकार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने गुमराह किया। यहां कहीं इलाज नहीं हो रहा है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को एक चिट दी थी कि ये मिस्टर प्रताप हैं, बभारना के रहने वाले हैं, आप टेलीफोन करें। उनको पिछले 14 महीनों से सहारा योजना में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। ये इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं। जैसे आश्वासन कई बार इन्होंने 10 गारंटियों के रूप में दिया, अब ये गारंटियां इनके लिए जानलेवा बन गई हैं। चाहे इस तरफ बैठे हुए सज्जन, हमारे सम्माननीय विधायक जो मर्जी बात करें, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहां पर कहा गया कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। मैं कांगड़ा के विधायकों से पूछना चाहता हूं, मैं आप विधायकों से पूछना चाहता हूं, रोज खबरें छप रही हैं, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए? इस बजट की किताब में कहा गया है कि हर उस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंच गए हैं। मैं सुला विधानसभा क्षेत्र के थुरल की बात करूं, जो श्री जयराम ठाकुर जी के समय अपग्रेड हुआ था, 14 पोस्टें दी गई थी। थुरल का वो स्वास्थ्य संस्थान, वो बछवाई का स्वास्थ्य संस्थान, वो हमारे आयुष मंत्री जयसिंहपुर और खैरा का संस्थान, वो बैजनाथ का संस्थान। हमारे यहां पर रेडियोलॉजिस्ट होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे। एक टोपी किसी दूसरी की टोपी पर, किसी दूसरे के सर पर रख दी और अब्दुल्ला दीवाना हो गया। ये स्वास्थ्य की हालत जो है हिमाचल प्रदेश में, यहां कहा गया कि रोबोटिक सर्जरी करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। मैंने कहा था यहां नए नए बने हैं, उत्साह बहुत बड़ा है, परंतु अपने गिरिवान में झांक लो। ये रोबोटिक सर्जरी, मैंने कहा ये असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो सकती है, पर आज इसका कहीं पर नामो निशान नहीं है। तुम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को तो मजबूत कर दो। हमने और हमारे समय, श्री जयराम जी के समय, हमने हिमकेयर योजना से हमने किडनी ट्रांसप्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में, वो तथ्य आज लोगों की जुबान के ऊपर और चेहरे पर यह विश्वास दिलाते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो गरीब की चिंता हिमकेयर योजना से, गूंगे बहरे बच्चों का इलाज कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये मैं कोई काल्पनिक भाषण नहीं दे रहा हूं, आप 1.5 साल पुरानी बातें सारी निकाल लीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये संवेदनहीन सरकार क्यों हो गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंस्टीट्यूशंस को मजबूत, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसको 3 साल और लगते हैं, एसआरशिप के लिए उसको 3 साल और लगते हैं। एनपीए आपने बंद कर दिया।
ये कहां क्यों पाप कर रहे हो? अपने खर्चे कम करो, पर जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर तलवार मत टांगो। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या मुझे यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हम अलग से कैडर बनाएंगे? कहीं पर कोई कैडर बनाने की कोई बात नहीं हुई। और जो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने किसी समय हमें लीनियर एक्सीलेटर दिए थे, हमारे समय जब हमारी सरकार थी तो इधर आईजीएमसी में वो भवन बनकर तैयार हो गया। आज लीनियर एक्सीलेटर वहां पर नहीं लगे हैं, कैंसर का उपचार नहीं हो रहा है। यहां के तमाम मरीजों को यहां पर रेफर चंडीगढ़ या अन्य संस्थानों में किया जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमने अपने समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष शुरू किया था। 65 दवाइयां जो हैं, यहां पर हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ सब सेंटर में 65 दवाइयां, निकालिए रिकॉर्ड। 65 दवाइयां हेल्थ सब सेंटर में मुफ्त मिलती थी। अब तो हेल्थ सब सेंटर की बात छोड़ दीजिए, हमारे समय में कैंसर, शुगर की दवाइयां जो हैं वो मुफ्त देने का प्रावधान किया था। तो ये सरकार, आपकी सरकार संवेदनहीन सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों को मैं इसलिए रख रहा हूं, यहां पर कह रहे हैं पैट स्कैन लगा देंगे। कौन से पैट स्कैन की बात कर रहे हो? तुम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। शिमला में लगाओ, जो हमारी सरकार के समय निविदाएं मांगी गई थी, मुझे जानकारी है, उसका तुम पूरा करो। सीएसआर के माध्यम से वो तमाम जो है यहां पर शिमला में लगनी थी, उसको धूल चाट रही है। आपके अधिकारी क्या करते हैं मुझे पता नहीं, वो कौन से कामों में व्यस्त हैं मुझे पता नहीं। उन कामों का भी जिक्र हम आने वाले दिनों में करेंगे। सर्जनों से क्या क्या डिमांड हो रही है, ये पनौती दे दो, ये हमें पनौती दे दो। मैं रिकॉर्ड के साथ सारी बातें लाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बाहर आ जाओ। ये सत्ता बहुत से लोगों की आंखों के आगे पर्दा डाल देती है, पर हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, पर आपके ऊपर भी पता नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे जानकारी नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्वास्थ्य संस्थानों को, मैं एक बार टांडा मेडिकल कॉलेज चला गया, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितनी सीएचओज लगनी चाहिए थी, जितने वेलनेस सेंटर्स हैं, जितना बजट का प्रावधान होना चाहिए था, मैंने सारा रिकॉर्ड मंगवाया है। आपके साथ भी वहां भेदभाव हुआ है। जिस आसन पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप नहीं है, पर मैं सिर्फ आवाज रख रहा हूं। अच्छी बात है, अगर आ गया होगा तो मैं इतनी बात यहां पर कहना चाहता हूं। और इस माननीय सदन के आयुष्मान भी बंद हो गया। 10% जमा क्यों नहीं करवा रहे हो? 10% जमा करवा दो, पैसा आ जाएगा। नहीं तो इंतजार करो, 3 महीनों के बाद क्या होगा, हम और आप यहीं पर होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी इतनी बुरी दुर्दशा हो कि फिर आप यहां पर मुंह कैसे दिखाएं। ये मैं यहां पर बड़ी जिम्मेवारी और रिकॉर्ड के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये सारे शब्द यहां पर रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात मैं और रखना चाहता हूं। यहां पर हिमकेयर योजना को इसलिए बंद किया गया कि इसमें कोई यहां पर कोई ऑब्जेक्शंस बहुत है। यहां पर कोई क्लैरिकल्स और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें लानी है। अरे किसको गुमराह कर रहे हो अधिकारी बंधुओं? तुम्हें वहां रहना है, हमें जनता की सेवा करनी है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, पर किसी की मजबूरी में गलत आंकड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल ना रखें, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे अभिभाषण के, जब राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था, तो हमारे माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी यहां एक बात रख रहे थे। ये उद्योग मंत्री है, इनको कहा गया कि हिमाचल को तो बेचा गया। अरे पूरे लोग ये कह रहे थे कि इतना अच्छा बढ़िया काम किया। यहां पर जो जिन योजनाओं का जिक्र हो गया, उन्होंने
वर्ल्ड ड्रग पार्क का जिक्र किया था। कल राम कुमार जी भी उसका जिक्र कर रहे थे। राम कुमार जी, बातें छोड़ दो, पहले अपने गिरेवान में और अपने जो होता है जिसके ऊपर सोते हैं उसके ऊपर डंडा या झाड़ू मारो। वो बात इन सारी बातों को करे तो हमें समझ आता है ये किनके प्रयासों से हमारा माननीय मंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया है, चौहान साहब ने। परंतु अब आपका विश्वास यहां पर है कि नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मंत्री जी को 35 मिनट दे दिए और मुझे 20 मिनट पर ही आप 32 तो कृपया करके मेरा निवेदन है, अब यहां कहा गया कि बहुत बड़ी हेराफेरी। पहला स्पीकर जो है ले लेता है 30-32 मिनट, उसके बाद 20-25 बहुत है, तो 15 मिनट पहला ही है टाइम। आपने 20 तो हो गया। चलिए। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिस ड्रग पार्क की यहां पर वर्ल्ड ड्रग पार्क की बात हो रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनको सभी कामों में, भारतीय जनता पार्टी की कामों में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि बहुत बेईमानी हो गई। अरे तुम्हारे पास तो सरकार है, मंत्री जी कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, तालमेल नहीं है। आप शायद उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं बढ़ेगा जब तक सारी निविदाएं जो हैं मेरे सामने हो करके ना जाएं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन सारी बातों गारंटियां दो आप। अरे गारंटी वो होती है चौधरी साहब, आपने हमें कहा कि आप बड़े संस्कारी हैं इसलिए सब कुछ आप ही ले लो। मुझे वो समय भी याद है जब गौ माता के ऊपर कांगड़ा जिला के नेता जो टिप्पणियां करते थे, हमारा सिर जो है शर्म के साथ झुक जाता था। आप हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, परंतु मुझे ये भी जानकारी यहां पर देनी है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गौ सदन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किए हैं, अगर 500 से 700 हुआ, 1200 हुआ, तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर बजट का प्रावधान करना है, तो मेरी आपसे यह निवेदन है। हमारा नागनी में हमारी सरकार के समय एक गौ सदन बना, वहां पर गौ सेंचुरी बनी, अधूरी पड़ी है। अधिकारियों को आप आदेश दीजिए, पर आजकल तो ये हुआ है कि ये परमार के बंदे हैं, ये संघी है, ये भगवाधारी है। अरे मैंने कहा भाई, आपके कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने कहा जब पूरे देश के लोग ही रामलला के भक्त हो गए, राम सेवक हो गए, तो तुम हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोक सकते हैं? तुम नहीं, मैं हूं, बिल्कुल हूं। और मैं उस समय भी था जब राम के मंदिर के लिए कोठारी बंधु जो हैं वो अयोध्या गए थे। वो उन बातों को याद रखिए, दूरदृष्टि अपने व्यवहार और जीवन में डालिए, समय भूल जाएगा। और जिनका नाम आप इस माननीय सदन में लेते हैं, अब लोग उनको याद करना जरूरी नहीं समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। एक बात, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं, नौजवानों के साथ क्या हुआ। अब मैं अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करूं, तो गारंटी तो वो है जो काम होने के लिए गारंटी होती है। उन्होंने योग शुरू किया, योग से आयुष्मान बना, वो गारंटी थी। उन्होंने जल जीवन मिशन में अगर हमारे नलकों में जल मिले तो 80 करोड़ देश के लोगों की थाली में अन्न पहुंचे, ये गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी। अगर धुआं मुक्त होना चाहिए मेरा घर, तो शौच मुक्त होना चाहिए खेत और कल्याण, ये प्रधानमंत्री जी ने तथ्यात्मक उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने अटल योजना बनाई, अगर अटल टनल बनाई, तो अटल सेतु का काम भी प्रधानमंत्री जी ने गारंटी के रूप में करके दिखाया। ये बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। 370 हटाई, और अब तो नजरें जिन नेताओं ने हिंदुस्तान की भूमि को पाकिस्तान दे दिया था, ये हमारे योग्य नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अब तो वहां की जनता भी ये कह रही है हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह है गारंटी, यह विश्वास है, इसके साथ चलिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि
हम विकास की ओर भी बढ़े हैं, विरासत की ओर भी बढ़े हैं। अगर राम जी के उस रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम गांव में आप भी गए, हम भी गए, वो पूजन का स्थल भी है, पर याद रखना वो संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। आने वाले वर्षों तक वो हमें प्रेरणा देता रहेगा। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये भी सारी बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। अगर मंगलयान से हम चंद्रयान तक पहुंचे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंगलयान से चंद्रयान, हम अगर सुरक्षा बीमा से, सुरक्षा से, व्यक्ति की सुरक्षा बीमा से फसल बीमा की तरफ पहुंचे, अगर हम जीएसटी से डीबीटी की तरफ पहुंचे और मजबूत पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचे, ये हम कहना चाहते हैं। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं और सम्मान भी हो रहा है और समर्पण भी हो रहा है। ये हमारा गारंटी के रूप में एक कंसेप्ट है। ये सारी बात मैं इसलिए यहां पर रखना चाहता हूं कि गारंटी वो दीजिए जिन गारंटियों को हम पूरा कर सकें। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और करना चाहिए। यहां पर मानदेय बढ़ाया गया, अच्छी बात है। 400 पंचायतें श्री जयराम ठाकुर जी के समय हिमाचल प्रदेश में बनी थी, आपके विधानसभा 412 पंचायतें, एक मुश्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जारी किया गया था, एक मुश्त। माननीय कहां गए वो मुझे नहीं पता, पंचायती राज मिनिस्टर। पिछले लगभग 14 महीनों से सारा काम बंद पड़ा हुआ है। सेक्रेटरीज का एग्जामिनेशन हुआ, वो लगाए गए। आज एक पंचायत सेक्रेटरी के पास 4 पंचायतें हैं। जेई जो है वो 4 पंचायतों के ऊपर है, तकनीकी साइट 6 पंचायतों के ऊपर है। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हो? और जो हमारा सुलह ब्लॉक है वो तो पूरी तरह से खाली हो गया है। वहां के कुछ नेता कहते हैं ये तो परमार के बंदे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, ये अव्यवस्था है। कौन से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हो? यानी 400 से अधिक पंचायतें, एक मुश्त पैसा जारी किया गया, सेक्रेटरीज का इम्तिहान के बाद व्यवस्था की गई। मैं अगर हेल्थ की भी बात करूं तो अंतिम वर्ष में 500 डॉक्टर की पोस्टें निकाली गई, 300 भर्ती किए गए। आयुष विभाग में 300 डॉक्टर जो है वो कमीशन के द्वारा 300 डॉक्टर जो है वो बैच वाइज रखे गए। इस बजट की किताब को निकालिए। लोगों ने आपको सत्ता दे दी है, मौज मस्ती के लिए नहीं दी है। हम जवाब मांगेंगे और जवाब इस रूप में मांगेंगे कि हमारी सरकार ने जो एक मजबूत फाउंडेशन दी थी, उस फाउंडेशन को आप हिला रहे हो। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आप हिमाचल प्रदेश को कमजोर कर रहे हो। और आज से पहले जितनी यहां सरकारें, चाहे श्री जयराम जी की रही हो, चाहे वीरभद्र जी की रही हो, चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की, श्री शांता कुमार जी की, ठाकुर रामलाल जी की, उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को मजबूत करने के लिए अपने हाथों से ईंटें उठाई और समृद्ध हिमाचल बने, उसके लिए प्रयास किया। पर आप कहां पर जा रहे हो? हमारा यही निवेदन है कि इस सारी बात को अध्यक्ष महोदय जी, टाइम हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक ही तो बोल रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। टाइम हो गया। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, जो स्पीकर रहा हो ना, वो बोलता नहीं है ज्यादा। मुझे पहले भी मेरा मुंह बंद किया था और अब भी बंद मत करो आप, क्योंकि इस कुर्सी पर बोल नहीं सकते ज्यादा। इस कुर्सी को वहां पर आप मेरे मन के गुबार पर बैठने के बाद भावनाओं को बोलते नहीं जरूर ज्यादा। जानते हैं। चलिए। नहीं, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि मुझे पार्टी ने वहां भी बिठाया और सचिवालय में बतौर मंत्री भी बिठाया। 5 साल में एक जगह पर, 2 जगह पर बैठना। हे ईश्वर, हे पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व, मैं आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट तभी बोलने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। आप भी तो कांगड़ा और चंबा साथ में लगता, आपका विधानसभा की रिश्तेदारी। कंक्लूड प्लीज। 29 मिनट हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 8 मिनट। 8 मिनट तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी निवेदन है। तो
सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ रुपया बंद क्यों जमा नहीं हो रहा है? 250 करोड़ रुपया भारत सरकार ने धर्मशाला के लिए दे दिया है। हमारे समय जमीन की सारी औपचारिकताएं जयराम जी के समय पूरी हुई। अनुराग जी ने दिल्ली से कोशिश की, वहां से जगत प्रकाश नड्डा जी ने कोशिश की, देहरा में वहां पर काम शुरू हो गया। 30 करोड़ रुपया आपके लिए बड़ा भारी। हमारा छोटा भाई जानू भी यहां बैठा हुआ है, चुप है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इन बातों को आप आगे उठाइए। ये मैं निवेदन इसलिए और आपकी चलती भी है, मुझे पता है, नगरोटा सुलह साथ साथ में ही है। और जो हमारे आपके पिताजी थे वो ये कहते थे, जो मुखर होते थे और मुखरता उनकी पहचान थी, हम उनको आज याद कर रहे हैं, उनकी पहचान थी। इसलिए यहां पर और सम्माननीय जो हमारे विधायक हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर गारंटियों के नाम पर किसानों को भी ठगा गया। गोबर कोई जिक्र नहीं, दूध थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। और हमें मंत्री जी कह रहे हैं कि आप बड़े संस्कारी हैं। अरे संस्कारी नहीं होते तो ये वर्षों की प्रतिष्ठा राम मंदिर के रूप में 500 साल के बाद आज हमें प्राप्त नहीं होती। ये लोगों का संदेश है। ये ज्ञान वापी जो मस्जिद है, जो तोड़ करके बना, ठीक है जिसने भी बनाया हो, पर वहां पर जो आपके राज्यसभा के प्रत्याशी बने हैं वो राम मंदिर के खिलाफ वहां पर कपिल सिब्बल के साथ खड़े रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। आप इनको यहां पर इनके साथ चलेंगे, वहां पर हम वकालत के लिए देश को बेच दो, हम बिकने नहीं देंगे, किसी सूरत में बिकने नहीं देंगे। ये सारी बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। और सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे भाई रणधीर जी की उंगली पता नहीं ठीक हुई नहीं, अभी नहीं, इन्होंने कौन सी गलती की माननीय अध्यक्ष महोदय? लड़ाई जनता के लिए, जनता का प्रतिनिधि, तो ये क्या अफसर लड़ेंगे? नॉमिनेटेड लोग लड़ेंगे? एक बात कह रहे थे और यहां पर हमारे जो चौहान साहब है उन्होंने भी बड़ा रिजिड स्टैंड रखा। आप आश्वस्त कर देते कि गर्मियों में उसके डिस्चार्ज को नापा जाएगा। कंक्लूड प्लीज। और लाठी गोली और डंडे पर बरसाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज नेता जो है समाज को नेतृत्व करता है, और ये नेतृत्व जहां पर गलत होगा, ये दल श्री जयराम जी की अगुवाई में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, वो रद्द नहीं हुई। विनोद के खिलाफ एफआईआर हुई, वो रद्द नहीं हुई। हमारे खिलाफ कब एफआईआर होगी हमें कोई पता नहीं। पर इतना बात कहना चाहता हूं, इस पूरे यहां पर अध्यक्ष महोदय 10 लाख बढ़ाया गया, कोई खैरात दे रहे हैं? ये हम गांव में जाते हैं, सामुदायिक भवन देते हैं, वो क्या कहने लगे? काट दूं, बढ़ा दूं? रिकॉर्ड में आया यहां पर मुख्यमंत्री ऐसे बोलते हैं। 10 लाख बढ़ाया और हमारी एक किस्त तो चबाई गए। विकास में, जन सहयोग में जो जिलों को पैसा आता है वो किसी जिला में नहीं गया। बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा नहीं पहुंचा, लास्ट किस्त नहीं आई। और ऐच्छिक निधि, गरीब आता है, कोई बीमार आता है, लाचार आता है। आपका तो ज्वालामुखी टेम्पल है ना, प्लीज कंक्लूड प्लीज। तो माननीय अध्यक्ष 5 मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई खैरात नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए सारी बातें यहां पर रखना चाहता हूं कि ये चुने हुए, तो अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, आजकल क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हाँ बीडीओ ऑफिस आपको दे दी, तो इन्होंने क्या कोई बेईमानी की थी? कहीं पर सुलह में अगर कहीं पर एक्सचेंज ऑफिस खोला गया, कहीं पर अगर हेल्थ सब सेंटर खोला गया, कहीं पर अगर सर्कल ऑफिस खोला गया, तो क्या वो कैबिनेट से अप्रूव नहीं था? रिकॉर्ड निकालो ना। तुम अगर अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल आप अपने मंत्रियों से करें। आप, इसलिए मेरी निवेदन है, ये जो जगह जगह घोषणाएं हो रही हैं, इन घोषणाओं को बंद करिए।
और सारे जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं उनको खोलिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अंत में महल बनाने की इच्छा तो बहुत बड़ी है, पर इनकी हिम्मत तो एक खिलौना खरीदने की भी नहीं है। खिलौना भी नहीं खरीद सकते और इच्छा बहुत बड़े महल बनाने की है। इस सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी सूरत में, बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं आपका हुक्म मांगता हूं, हुक्म की 35 मिनट, तो मैं यही कहना चाहता हूं। और क्योंकि ये दल जो है श्री जयराम जी की, इसमें हमारे नेता हैं, शीशा जो है कमजोर जरूर होता है, जरा सा पत्थर लग जाए तो टूट जाता है, पर सच दिखाने से घबराता कभी नहीं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और सुखविंदर जी नीचे सुन रहे होंगे, एक उन तक मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अच्छा चलो छोड़िए, मैं इतना ही सारी बात यहां पर रखना चाहता हूं। और अंत में थैंक यू, जो ये बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ है, ये लोगों को गुमराह करने वाला है। ये नीरस है, इसका किसी भी कीमत पर मैं समर्थन नहीं कर सकता। और प्राकृतिक आपदा के समय जो देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस दल के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर के अपना समय गुजारा और लोगों को राहत दी, तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार, आपका भी आभार, और मुख्यमंत्री जी आपका भी हम आभार तब करेंगे जब आप पारदर्शी बने। और पारदर्शी कई बार इसलिए भी बनना पड़ता है, तुम उस दल के ही नहीं, आप पूरे इस विधानसभा के नेता हैं। और इस पूरे प्रस्ताव का या इस बजट का, जिसमें कुछ नहीं, एक डुप्लीकेट कॉपी गत वर्ष के बजट की है, जो दिशाहीन है, जो हिमाचल प्रदेश को गलत दिशा में ले जाने के लिए ये बजट बनाया गया है। पर हिमाचल प्रदेश को की मजबूती के लिए ये दल खड़ा रहेगा, यही कहना चाहता हूं, याद करवाना चाहता हूं। व्यवस्था परिवर्तन, कहीं कोई और परिवर्तन ना हो जाए, वहां से संभालो, यहां से संभालो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।